यह 4 जुलाई 1969 की रात है और एक रात जो वैले जो कैलिफोर्निया की यादों में हमेशा के लिए अंकित हो जाएगी। एक परिवार जिसमें बेटी डेविड, डोना और माइकल फाराडे शामिल हैं, एक फायरवर्क्स डिस्प्ले से घर वापस जा रहे हैं, जो उन्हें आने वाले डर के बारे में अनजान हैं। जब वे सोनोमा बुलेवार्ड और ट्यूमलन स्ट्रीट के इंटरसेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, एक सेडान उनके रास्ते में खड़ा है, जिससे फाराडे वाहन एक मृत अंत की स्थिति में फंस जाता है। इस दृश्य को हमारी आंखों के सामने खेलते हुए कुछ भी नहीं है। फाराडे सेडान क्रम्पल और बटोरी हुई परिवार के भाग्य की स्थिति संतुलन में है। हवा में धुआं और जली हुई रबर की गंध भरी हुई है, जैसे कि रात की ही सामग्री को टूट दिया गया हो। एकमात्र ध्वनि दूरस्थ क्रिकेट के हुम और फंसे हुए परिवार के सदस्यों के लिए फीकी आवाज है। अंधकार दृश्य को पूरी तरह से खाए जाने की कोशिश करता है, जैसे कि आने वाले भयानक घटनाओं को छिपाने की कोशिश कर रहा हो। सड़कें, जो स्वतंत्रता दिवस की पार्टी के दौरान भीड़भाड़ से भरी हुई थीं, अब भयानक रूप से खाली हैं। इस भयानक अपराध के लिए जिम्मेदार व्यक्ति एक आदमी है जो छायाओं में छिपा हुआ है। उसका चेहरा अंधकार द्वारा छुपा हुआ है। वह एक काला जैकेट और पैंट पहने हुए है। उसकी उपस्थिति से भय और गणना का वातावरण फैलता है। उसकी आंखें, ठंडी और गणना की, परिवार के सदस्यों के आत्माओं में गहराई से जा पहुंचती हैं, जैसे कि उन्हें मारने के लिए तैयार कर रही हो। उसकी आवाज निम्न और भयानक रात के हवा में गूंजती है, जो सबसे साहसी में भी दिलों में ठंडक पैदा करती है। उसकी उपस्थिति से भय और डर का वातावरण फैलता है। गवाह बताते हैं कि उन्होंने एक ही गोली की आवाज सुनी, जिसके बाद सेडान के टायर की आवाज सुनी, जैसे कि वह बिना नियंत्रण के भाग रहा हो। उन्होंने एक व्यक्ति को काले रंग का देखा जो सेडान के पास खड़ा था, जिसके बाद वह रात में गायब हो गया। कुछ लोगों ने एक फीकी आवाज सुनी, मुझे रात में जाने दो कि हम रात में जा रहे हैं, जो बाद में हत्यारे का एक भयानक उपनाम बन गया। अन्य लोगों ने एक सेडान को देखा जिसका टेल लाइट टूटा हुआ था, जो दृश्य से भाग गया, जिससे एक परिवार को हमेशा के लिए बदल दिया गया। अंधकार सत्य को खाए जाने की कोशिश करता है, लेकिन सबूत आगे चलकर एक रक्त और भय की धारा को उजागर करेंगे, जो समुदाय की नींव को हिला देगा। हम आगे बढ़ने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल को दबाएं। हम हर दिन नए मामले पोस्ट करते हैं। हम मारने, रहस्यों और देश को हिलाने वाले अपराधों को कवर करते हैं। हमारी टीम के विशेषज्ञ और शोधकर्ता प्रत्येक मामले में गहराई से जाते हैं, सबूतों को इकट्ठा करते हैं और प्रत्येक पहलू को पुनः परीक्षण करते हैं। हम आपको तथ्य देने के लिए यहाँ हैं और हम डर के अंधेरे कोनों में भी जाने के लिए तैयार हैं। यदि आप नए यहाँ हैं तो आपका स्वागत है, और यदि आप एक नियमित हैं तो धन्यवाद कि आप हमारे इस यात्रा पर शामिल हो रहे हैं। अब मुझे आपको इस कहानी के शुरुआती बिंदु पर ले जाने दो, जहां एक श्रृंखला के रूप में दिखने वाले अपराध जल्द ही एक ही संदिग्ध सूत्र द्वारा जुड़े हुए थे, जिक्रोड किलर के रहस्यमय पत्र और कोड। 1960 और 1970 के दशक के अंत में उत्तरी कैलिफोर्निया एक दहशत के दौर से गुजर रहा था, जैसे कि एक श्रृंखला के हत्यारे ने निर्दोष शिकारियों को मार डाला, जिससे एक रक्त और भय की धारा छोड़ गई। जिक्रोड किलर, जैसा कि वह बाद में जाना जाएगा, पुलिस को पत्र और कोड भेजता रहा, जिससे उन्हें अपनी बुद्धिमत्ता और चतुराई का प्रदर्शन करता रहा। जब शवों की संख्या बढ़ी, केंद्रीय व्यक्ति जिस मामले ने दशकों से अधिकारियों को भयभीत किया है, वह था रॉबर्ट जॉन फिलिप्स, लेकिन उसका उपनाम ज़ोडियाक किलर इतिहास में एक नाम के रूप में चित्रित होगा।
23 जनवरी 1943 को जन्मे फिलिप्स ने वैले जो कैलिफोर्निया में रहते हुए अपनी प्राइम की उम्र में ही रहते थे। उनके सामने एक वादा भरा भविष्य था। कोई भी नहीं जानता था कि फिलिप्स ने एक अंधकारमय रहस्य को छुपाया हुआ था जो कई परिवारों के जीवन को बदल देगा। उनकी सामान्य उपस्थिति के साथ, जिसमें ग्लासेस और एक साफ दाढ़ी शामिल थी, एक जाल की पहली धोखा थी जो एक जाल का हिस्सा था। एक सामान्य जीवन के पीछे की परत के पीछे फिलिप्स एक इलेक्ट्रीशियन के रूप में काम करते थे और उनकी पत्नी डार्लिन फेरिन और उनकी 2 साल की बेटी डोना के साथ रहते थे। उनका शांत पड़ोस स्प्रूस स्ट्रीट पर वैले जो में एक शांति और सामान्य जीवन को छुपाता था। फिलिप्स को एक दोस्ताना और बाहरी व्यक्ति के रूप में जाना जाता था जो नियमित रूप से चर्च में जाते थे। वह अपने परिवार के प्रति समर्पित दिखाई दे रहे थे, लेकिन उनके संबंधों में एक छेद जल्द ही दिखाई देने लगा। उनकी शांत व्यवहार अक्सर उन्हें दूरस्थ दिखाई देता था, एक गुण जो बाद में एक हिलारिंग गुण साबित होगा। उनके द्वारा पेश की गई एक सामान्य जीवन के बावजूद फिलिप्स के आसपास के लोगों को आकर्षित करने की उनकी क्षमता थी। उनकी चार्म इतनी मजबूत थी कि कई लोगों को उन्हें आकर्षित करने के लिए मजबूर किया गया था। फिलिप्स ने अपने आप को एक देखभाल करने वाले परिवार के पिता के रूप में पेश किया, जो उनके करीबी लोगों को संदेह करने में मुश्किल बन गया। जो लोग उन्हें जानते थे उन्होंने बाद में उन्हें एक चैंलियन के रूप में वर्णित किया, जो आसानी से किसी भी सामाजिक सर्कल में मिल सकता था। उनकी अपने परिवार के प्रति समर्पित होने की उनकी क्षमता एक से अधिक मास्क का हिस्सा थी। फिलिप्स के आसपास के लोगों के साथ उनके संबंध मामले के एक महत्वपूर्ण पहलू साबित हुए। उन्होंने अपनी पत्नी डार्लिन के साथ विश्वास किया, जो बाद में जो घटनाएं घटी थीं उनमें शामिल हो गई। उन्होंने अपने दोस्तों और पड़ोसियों के साथ भी करीबी संबंध बनाए जो उनके नीचे छिपे हुए मॉन्स्टर के बारे में अनजान थे। यह संबंध जो अंततः अधिकारियों को फिलिप्स के क्रूर अपराधों के पीछे की सच्चाई को उजागर करने में मुश्किल बन गया। घटना के पूर्व माह के दौरान फिलिप्स का व्यवहार बढ़ती हुई अस्थिरता के साथ हुआ, जो आने वाली भयानक घटनाओं का पूर्वानुमान था। रात का 4 जुलाई 1969 वैले जो कैलिफोर्निया में एक गर्म और आर्द्र शाम थी, जिसमें तापमान मध्य 80 के दशक में पहुंच गया था और एक घनी धुंधली की एक पतली परत ने बे से रोल किया था। यह एक आम गर्मियों की शाम थी सैन फ्रांसिस्को बे क्षेत्र में। सड़कें शांत थीं, लेकिन दूर की ओर फायरवर्क्स की आवाज सुनाई दे रही थी क्योंकि लोग देश के जन्मदिन का जश्न मना रहे थे। शहर अभी भी जश्न मना रहा था, लेकिन उन्हें पता नहीं था कि एक दुष्ट घटना घट रही है। निवासियों के रीढ़ में एक ठंडक ने फैल दी जब वे रात के लिए आराम करने लगे। जोडियाक किलर ने महीनों से सक्रिय रहा था, लेकिन यह पहली बार था जब उसने हत्या के लिए जिम्मेदारी ली। उसकी मॉडस ऑपरेंडी को स्टॉक और हमला करना था जोड़ों को दूरस्थ क्षेत्रों में, और उसने पहले ही पुलिस और स्थानीय समाचार पत्रों को क्रिप्टिक संदेश और कोड भेजे थे। पुलिस को पूरी तरह से फंस गया था, लेकिन उन्हें पता था कि ज़ोडियाक किलर एक सीरियल किलर था जो भाग रहा था। किलर ने पहले ही एक युवा जोड़े को निशाना बनाया था, डेविड फाराडे और बेट्टी लू जेनसन, जैसे वे एक दोस्त के घर से निकलने के लिए तैयार हो रहे थे। उस भयानक रात को डेविड फाराडे 17 और उनकी 16 वर्षीय गर्लफ्रेंड बेट्टी लू जेनसन ने फाराडे के कार में वैले जो के ब्लू रॉक स्प्रिंग्स पार्क में निकलने का फैसला किया। किलर ने उन्हें अनुसरण किया और उनके लिए इंतजार करने के लिए छिप गया। 10:16 बजे किलर ने अंधेरे से निकलकर युवा जोड़े पर गोलियां चलाईं, डेविड फाराडे के पीछे के सिर में और बेट्टी लू जेनसन को कई बार। गोलियों की आवाज पार्क के माध्यम से गूंज गई और किलर ने स्थान छोड़ दिया, रक्त और आतंक के एक ट्रेल छोड़ दिया।
जोड़े के शव बाद में ड्राइवर के दाहिने पास में पाए गए। जो देश को हिला देने वाला था वह अपराध की घृणितता और किलर के कार्यों की क्रूरता थी। किलर का पुलिस को संदेश। प्रिय संपादक, मुझे पता है कि आप इसे देखने में मजा कर रहे हैं। मैं अभी एक चित्र भेजने में असमर्थ हूं, लेकिन अगले कुछ दिनों में एक अन्य समाचार पत्र में एक चित्र प्रकाशित करूंगा। शांत और लगभग हंसी मजाक था। जो और भी चौंकाने वाला था वह तथ्य था कि किलर ने जेनसन की एक स्तन काट दिया और उसे सड़क के किनारे फेंक दिया। एक घृणित और उलझन भरी यादगार जो पुलिस और सार्वजनिक को हमेशा के लिए परेशान करेगी। यह एक ही कार्य अपराध ने ज़ोडियाक किलर को इतिहास में सबसे घिनौने किलरों में से एक के रूप में स्थापित किया। यह एक अपराध था जिसने देश भर में झटके पैदा किए। पहला व्यक्ति जिसने क्या हुआ था, वह एक युवा लड़की थी जो निकट से रहती थी। उसने शवों पर टिप्पणी की और तुरंत पुलिस को फोन करने के लिए भाग गई। इसके बाद की 911 कॉल इतिहास के दिशा में बदलने वाली थी। जब समाचार फैला, पैनिक में आ गया और लोगों ने पूछा, कौन इस घृणित कार्य के पीछे है। पुलिस को फंस गया था और सार्वजनिक को अलर्ट पर था। ज़ोडियाक किलर ने पुलिस को एक ठंडक भरी संदेश भेजा और वैलेजो के लोगों को यह सोचने के लिए छोड़ दिया कि वे कभी भी इस जानबूझकर हिंसक अपराध के पीछे के मॉन्स्टर को पकड़ पाएंगे या नहीं। कमेंट बॉक्स में आपको लगता है कि ज़ोडियाक किलर ने अकेले काम किया या वह एक बड़े साजिश का हिस्सा था? सबूत चौंकाने वाले हैं और सच्चाई अभी भी वहां है। जब हम इस मामले की जांच करते हैं तो हमें यह महसूस होता है कि ज़ोडियाक किलर के पीछे और भी कुछ है। यह एक मामला है जो आपको अंत तक अटकलें लगाने के लिए मजबूर करेगा। जांच जारी रहने के बाद डेविड फाराडे और बेट्टी लूजेन। जब ज़ोडियाक किलर ने 1969 में प्रेस को क्रिप्टिक पत्र और कोड भेजना शुरू किया तो पुलिस की प्रतिक्रिया तेज और भ्रमित थी। वैलेजो पुलिस विभाग, जो मामले की अगुवाई कर रहा था, ने पत्रों को गंभीरता से लिया, लेकिन एक स्पष्ट रणनीति के लिए कोई स्पष्ट दिशानिर्देश नहीं था। उन्होंने पत्रों को क्षेत्र के अन्य पुलिस विभागों के साथ साझा करने का फैसला किया ताकि अधिक जानकारी इकट्ठा की जा सके। हालांकि ज़ोडियाक किलर के पत्रों में जटिल कोड और भ्रमित करने वाली जानकारी थी जिसने पुलिस को यह तय करने में कठिनाई हुई कि क्या तथ्य और क्या कल्पना थी। इसके परिणामस्वरूप जांच को एक स्पष्ट दिशा और संचार की कमी के कारण प्रभावित किया गया। मामले को बदलने वाली मुख्य सबूत था ज़ोडियाक किलर द्वारा जुलाई 1969 में सैन फ्रांसिस्को क्रॉनिकल को भेजा गया एक क्रिप्टोग्राम। क्रिप्टोग्राम एक जटिल सिफर था जिसे सार्वजनिक रूप से तोड़ा गया था, जिससे एक संदेश का खुलासा हुआ जो मुझे लोगों को मारना पसंद है क्योंकि यह बहुत मजेदार है, पढ़ा जा सकता था। दुर्भाग्य से क्रिप्टोग्राम ने किसी विशिष्ट सुराग या जासूसी की जानकारी नहीं दी जो किलर की पहचान या स्थिति के बारे में थी। क्रिप्टोग्राम के बावजूद किसी भी ठोस जानकारी की कमी, क्रिप्टोग्राम ने मामले में एक लहर पैदा की और लोगों को अपने सिद्धांतों और सुझावों के साथ आगे आने के लिए प्रेरित किया। ज़ोडियाक किलर के पत्रों के साथ प्रेस के साथ उनकी बातचीत के लिए क्रिप्टोग्राम ने मंच तैयार किया। क्रिप्टोग्राम एक जांच के मोड़ का एक मोड़ था, लेकिन यह भी अधिक प्रश्न पैदा करता था जितना कि उत्तर देता था। वर्षों के दौरान कई व्यक्तियों को ज़ोडियाक किलर के मामले में संभावित संदिग्धों के रूप में पहचाना गया है। सबसे लोकप्रिय संदिग्धों में से एक आर्थर ली एलन था, एक दोषी से बच्चों के साथ दुर्व्यवहार करने वाले जिसे 1974 में पुलिस द्वारा जांच की गई थी।